एक ज़माने में ना इस सेगमेंट पे बहुत कम लोग ध्यान देते थे। क्यों देते थे? सब लोग को लगता था कि डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो इसको कौन पढ़ के जाएगा भाई? हम लोगों ने सिविल डेली के अंदर पीवाईक्यू को प्रिपेयर करने के लिए 4 स्टेप मेथड को अपनाया है। हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द सिविल डेली आईएएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करें प्रीलिम्स 2023 के लिए। ठीक है, तो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस का डिवीजन है साइंस टेक्नोलॉजी के लिए। आप देख सकते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखिए 11, 12, 11, 14, 14, 15, 13, 14 और रिसेंट ईयर्स में देखें तो बहुत बड़ा नंबर है 15, 13, 14। तो साइंस टेक्नोलॉजी एटलीस्ट साइंस टेक्नोलॉजी 1/6 ऑफ द पेपर है आज। ठीक है, तो ये एक जमाने में ना इस सेगमेंट पे बहुत कम लोग ध्यान देते थे। क्यों देते थे? सब लोग को लगता था कि डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। तो इसको कौन पढ़ के जाएगा भाई? हाँ, इसको कौन पढ़ के जाएगा? सबको लगता है कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। सोर्स किसी को पता नहीं है, किस तरीके से प्रिपेयर करें पता नहीं है। और ज़्यादातर लोग साइंस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते थे और वो लोग जो साइंस टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते थे वो हमेशा बॉर्डर पे रहते थे। मतलब समझाता हूँ, क्या तो उनके मार्क्स 90s में होते थे या अगर वो उनका प्रीलिम निकल भी जाएगा तो बिल्कुल 1 या 2 नंबर के मार्जिन से निकलता था। तो फिर वो 1 महीना बर्बाद कर देते रिजल्ट के वेट में। तो साइंस टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने सही से पढ़ा उनने बहुत इजीली प्रीलिम्स को क्लियर किया है। ये सबूत है। मैं खुद कभी भी प्रीलिम में फेल नहीं हुआ हूँ, यही मेरी ऑथेंटिसिटी है। और मैंने साइंस टेक्नोलॉजी को ध्यान से पढ़ा है, इसलिए हर बार मेरा प्रीलिम बहुत आसानी से हुआ है। तो साइंस टेक्नोलॉजी की बहुत वैल्यू है। पहले लोग नहीं पढ़ते साइंस टेक्नोलॉजी क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि साइंस टेक्नोलॉजी के सारे सवालों का जवाब ऑल ऑफ द अबव है और सारे सवालों में डी लगा देंगे हो जाएगा। पर यूपीएससी स्मार्ट होती जा रही है ना भाई, डे बाई डे वो हमसे एक स्टेप आगे है। तो आजकल ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होता है, आपको प्रॉपर्ली सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा साइंस टेक्नोलॉजी में। देखो इस सब्जेक्ट के साथ दिक्कत क्या है, शुरू से ही दिक्कत क्या थी इस सब्जेक्ट के साथ में, मैं इसको समझता हूँ और मैं ये बात आपको समझाता भी हूँ कि इस सब्जेक्ट के साथ दिक्कत क्या थी। देखो कोई भी सब्जेक्ट को अगर प्रिपेयर करना होगा तो 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला चीज़ कि भाई उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए आपको। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के साथ में दिक्कत ये है कि प्रीलिम्स में लिखा हुआ है सिर्फ जनरल साइंस और जनरल साइंस में लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब ये बात लिखी नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट हम ये मानते हैं कि जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और लोग समझते हैं कि भाई जाओ ल्यूसेंट जीके की बुक खरीदो, उसका साइंस सेक्शन करो और साइंस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब मैं पीवाईक्यू में जाता हूं तो मुझे क्लियर लगता है कि नहीं यार, यूपीएससी ने जो जनरल साइंस लिखा हुआ है यहाँ पे वो डेफिनेटली वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। तो मतलब जो भी जनरल साइंस यहाँ लिखा है ना वो हमारे काम का है ही नहीं एक्चुअली। वहां से कोई क्लू मिलता ही नहीं है कि किस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना चाहिए। सिर्फ जनरल साइंस लिखा है उसका मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है और भैया ऐसे बेसिक सवाल तो नहीं आते हैं यूपीएससी में। तो फिर क्या आता है, क्या आता है फिर ये देखना पड़ेगा। फिर दूसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो ब्रह्मास्त्र है पीवाईक्यू। पहला ब्रह्मास्त्र तो फेल हो गया सिलेबस वाला। ये प्रॉब्लम है साइंस टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने में कि सिलेबस से कुछ क्लू मिलता ही नहीं है। अब दूसरा क्लू अगर मैं देखूं तो दूसरा क्लू हो सकता है कहां से? पीवाईक्यू से। तो इस तरीके से पीवाईक्यू से हम लोग अगर क्लू को देखें तो हमने देखो सब्जेक्ट्स टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है। जैसे ये 2021 के क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए ये 2021 के क्वेश्चंस हैं और अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से बाइफरकेट किया है। देखो हमने क्या किया है कि ये एक क्वेश्चन है और साथ में उसका ईयर कौन सा है और साथ में वो किस थीम से उस क्वेश्चन को पूछा गया है। हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को बाइफरकेट किया है। ठीक है, जैसे बेसिक क्वेश्चंस, जैसे 2021 के ही क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं तो आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। तो ये देखिए, जैसे मैं 2021 से बताता हूँ आपको। ऐसे ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो ये डीएनए के बारे में पूछा है तो बायोटेक से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
फिर से देखो कौन आर्टिफिशियली सिंथेटिक मीडियम में कल्चर हो सकता है, अगेन ये बायोटेक से सवाल पूछा है ना। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं 2011 से 2022 तक पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हमने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया है। और ये सेग्रीगेशन हमने किया जैसे डिजीज़ पे, बायोटेक पे, है ना, रिसर्च पे पूछा गया है, फिर से बायोटेक पे, नैनोटेक पे, स्पेस पे, ठीक है, स्पेस पे पूछा गया है, फिर बायोटेक से पूछा गया है, ठीक है, फिर उसके बाद आईटी से पूछा गया है क्वेश्चन, है ना, 22 में देखो आईटी से सवाल पूछा गया है, फिर आईटी से सवाल पूछा गया है, ठीक है, डिफेंस से सवाल पूछा गया है, फिर आईटी से सवाल पूछा गया है, फिर आईटी से सवाल पूछा गया है। तो इस तरीके से हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं तो हमें कुछ आइडिया लगता है कि किन टॉपिक्स पे सवाल पूछा गया है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं बायोटेक से, इसमें जीएम टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। सवाल पूछे गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, 5G 4G रेडियो वेव टेक्नोलॉजी, ठीक है, ब्लूटूथ, ऑल टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सवाल पूछे गए हैं एनर्जी रिलेटेड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। सवाल पूछे गए हैं डिजीज रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, है ना, बहुत सारी बीमारियों के बारे में सवाल पूछे गए हैं, निपा पूछा गया है, डेंगू पूछा गया है ना, तो डिजीज रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। सवाल पूछे गए हैं आपके नैनोटेक से सवाल पूछे गए हैं, नैनोटेक से सवाल पूछे गए हैं, डिफेंस से सवाल पूछे गए हैं, डिफेंस से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, रोबोटिक्स से सवाल पूछे गए हैं। तो आपका काम क्या है कि आप, जैसे हम लोग आपको ये फाइल प्रोवाइड करवा देंगे, आप उन फाइल से देखो कि 2011 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी मेजर थीम्स क्या हैं, और उन थीम से आप पता करोगे कि पूरा पेपर इन थीम्स के आसपास घूमता है, और ये मोस्टली ये जो थीम है ना, ये मेंस के सिलेबस में भी मेंशन है, ये जो थीम्स है ना, ये मेंस के सिलेबस में भी बिल्कुल मेंशन है। तो मेरे एनालिसिस से ये लगता है कि एग्जामिनर करंट ओरिएंटेड टॉपिक मेंस के सिलेबस के थीम वाइज लिंक करके पूछ रहा है। एग्जामिनर करंट ओरिएंटेड टॉपिक तो है ही हुए, लेकिन वो टॉपिक मेंस के सिलेबस से हैं, तो मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक है उन अगर वो करंट में है, कुछ करंट में रिलेटेड उनसे कुछ चल रहा है, तो वो वहाँ से सवाल पूछता है। यही एग्जामिनर के माइंड में रहता है। जैसे करंट रिसर्च पे कुछ सवाल पूछ लिया, ठीक है, तो इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो सिलेबस से कुछ फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो कुछ थीम्स क्लियर होते हैं, और उन थीम पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। वो अब देखो ये पूरी क्लास 10 या 15 20 मिनट की है, तो यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग आपको वो फाइल प्रोवाइड कर देंगे, मैं आपको वो फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस फाइल से आप लोग थीम देख सकते हो, और आप उसमें सारे सब्जेक्ट्स ही हैं, तो आप उनके सारे सब्जेक्ट्स को भी एनालाइज कर सकते हो सेम लाइन के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे कि सिलेबस और पीवाईक्यू से हमें थोड़ा सा अंदाजा लगा कि सिलेबस से कुछ पता नहीं लगा, लेकिन पीवाईक्यू से थोड़े से थीम क्लियर हुए हैं। अब आगे मैं बात करूंगा कि इसको प्रिपेयर कैसे करें यार, इसको शॉर्ट प्रिपेयर कैसे करें। इसको शॉर्ट प्रिपेयर करने के लिए आपको 3 मेथड अपनाने पड़ेंगे। जो पहला मेथड है वो है आपका पीवाईक्यूज का मेथड। पीवाईक्यू इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें थीम भी रिपीट हो जाते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू भी सही से किए हैं ना, तो 2-4 सवाल तो ज़्यादा हो ही जाएंगे आपके सही। मैं समझाता हूँ कैसे, इस स्लाइड को देखना, इस स्लाइड को देखो। 2017 में उसने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ELISA, ठीक है, और उसके बाद में 2020 में ELISA इन द ऑप्शन, ठीक है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि देखो, अगर किसी बंदे ने 2017 का ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, 2017 का ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ELISA का, तो उसने ये 2020 वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू की, थीम्स रिपीट होते हैं यार, थीम्स रिपीट होते हैं। तो अगर प्रिपेयर करने की मैं बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। पीवाईक्यू को प्रिपेयर करना आपको मस्ट है, और हम लोगों ने सिविल डेली के अंदर पीवाईक्यू को प्रिपेयर करने के लिए 4 स्टेप मेथड को अपनाया है। जैसे अगर मान लीजिए मैं पहले कोई पीवाईक्यू देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी पीवाईक्यू को देख रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं इसी पीवाईक्यू को देख रहा हूँ, और
तो सबसे पहले इंस्टेंस पे मैंने PYQ पढ़ा, और डेफिनेटली अगर मुझे ये सब आता है, ये सब आता है, ठीक है, ये सब मुझे आता है, और मैंने सवाल का आंसर पता कर लिया कि भैया इसमें मान लीजिए ये आंसर है, मान लेते हैं कि ये आंसर है और यही आंसर है, तो इट्स वेल इनफ। इट्स नाउ माई ड्यूटी इज दैट कि मैं वोएजर 2, न्यू होराइजन एंड लीसा पाथफाइंडर इनके बारे में भी पढ़ लूँ और मेरा काम हो गया। मान लेते हैं कि ये सवाल मुझसे, तो ये हो गया मेरा स्टेप 1 कि आप सवाल देखो, आपको आंसर पता चल गया, आप रेस्ट ऑफ ऑप्शन को भी प्रिपेयर कर लो एंड यू आर डन, उसके नोट्स बना लो। स्टेप 2 में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये या इसका आंसर आपको आया ही नहीं, तो आपने दिमाग लगाया कि यार ये पूछा कहाँ गया है, इसके सोर्स को देखो। और अगर मान लीजिए बहुत बेसिक सोर्स, मान लेते हैं कि आपका करंट 1 ईयर के करंट अफेयर कंपाइलेशन से ही आया था, इसका मतलब है कि आपने सही से पढ़ाई नहीं की थी 1 ईयर कंपाइलेशन की, ठीक है, या क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, उस टेस्ट सीरीज के अंदर ये ऑप्शन में था या एक्सप्लेनेशन में था, कहीं तो था, तो इसका मतलब आपने वहाँ पे भी सही से पढ़ाई नहीं की थी। तो मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ यार मैंने अपने बेसिक्स को सही से नहीं पढ़ा है, इसलिए वो क्वेश्चन गलत हुआ है। मान लेते हैं कि उसका ना सोल्यूशन है और ना ही वो बेसिक सोर्स से आया, ना तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ ना ही बेसिक सोर्स से आया है, मतलब अभी स्टेप 3 पे आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसे देखूंगा कि यूपीएससी क्या मेरा कॉमन सेंस तो चेक नहीं करना चाह रही है, कि यूपीएससी मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चेक नहीं करना चाह रही है। उसको देखते हुए मैं क्या करूंगा कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कुछ तिगड़म लगा के, कुछ एलिमिनेशन मेथड लगा के। और अगर मान लेते हैं कि वो भी नहीं होता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान लूंगा कि यूपीएससी ने उस साल एक बाउंसर डाला था और वो उस साल के बच्चों के लिए था, तो मैं उस सवाल के कंटेंट को याद तो रख लूंगा एज ए फैक्ट फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस, बट मैं उतना परेशान नहीं होऊंगा। तो इस तरीके से आप 4 स्टेप में PYQ कर सकते हो, जिससे आप बेस्ट ले सकते हो PYQ से, ठीक है। अब आता है PYQ, मान लीजिए आपने कर लिए, इस तरीके से आप 2011 से लेके 2022 तक, 2011 से लेकर के 2022 तक PYQ करिए और थीम वाइज करिए, इसी स्ट्रेटजी के साथ करिए। मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके 4-5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे सिर्फ PYQ के मेथड पे। उसके बाद में आप करंट कंपाइलेशन को पढ़िए, किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन फ्रॉम मई 2022 से अप्रैल 2023 तक आप करंट कंपाइलेशन पढ़िए। आप सिविल दिल्ली का पढ़ सकते हैं या आपके जो भी इंस्टीट्यूट पे आपका फेथ हो आप पढ़ लीजिए, सभी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन इक्वली वैल होता है, मतलब रेपुटेड इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट जिसका सब पढ़ते हैं वहाँ पे आप पढ़ लीजिए। एक बात याद रखिएगा प्रिपरेशन में, हमेशा जो फैक्ट सबको आते हैं वही फैक्ट के बारे में हमें परेशान होना है। कुछ रेयर फैक्ट जो ओनली कुछ लोगों को पता है, ज़्यादातर को नहीं पता है, या फिर कुछ बहुत ऐसी किताब से हैं कि बस जो इनफेमस है बहुत, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब करंट का कंपाइलेशन पढ़ लीजिए पूरा, और पूरा करंट का कंपाइलेशन थोरोली पढ़िए। तो ये आपका दूसरा पार्ट होगा, PYQ करंट का कंपाइलेशन 1 साल के लिए, ठीक है। सिविल दिल्ली का पढ़ सकते हो और अदर किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट का पढ़ सकते हो, कोई भी उसमें समस्या नहीं है। फिर आप सॉल्व करिए टेस्ट सीरीज। PYQ सॉल्व कर चुके ना, अब तीसरा स्टेप है हमारा टेस्ट सीरीज। फिर तीसरे स्टेप में आता है कि आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, और एक फुल फ्लेश टेस्ट सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस, भाई टेस्ट सीरीज में करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो वहां से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, या साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस होंगे सेक्शनल, उनको सॉल्व करिए। और हो सकता है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके PYQ और करंट कंपाइलेशन से सॉल्व हो जाएं, 90% हो भी जाएंगे, लेकिन जो 10% नहीं हो रहे हैं उनके कंटेंट को वैल्यू ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में। इतना कर लीजिए, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि अगर आपने PYQ ढंग से कर लिए, आपको PYQ में एक समझ डेवलप हो गई है, और साथ में आपने करंट कंपाइलेशन सॉलिड तरीके से कर लिया है और कुछ वैल्यू एडिशन कर लिया है टेस्ट सीरीज से, आपके अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चंस साइंस टेक में आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन साइंस टेक में आ रहे हैं, आपके 12-13 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने अपने लिए कभी हमेशा किया है, ये मेरे लिए हमेशा ये चीज़ काम की है। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को शेप दीजिए साइंस टेक्नोलॉजी में। हमारी तरफ से जो भी हेल्प आपको बनेगी, हम लोग हमेशा तैयार हैं। सिविल डेली में आप लोग सिविल डेली की वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं हम लोगों को। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच, ठीक है। हम इस तरीके से इनिशिएटिव्स लेते आएंगे। आप लोगों का जो सपोर्ट है वो हमेशा हम लोग को इनक्रीज करता है इस तरह का वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।